हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 9 लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है, मेन रूप से पढ़ेंगे कि फ्रैकल दोष और साटकी दोष क्या होता है, क्योंकि यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन छपता है। एग्जाम में कई प्रकार से फ्रैकल दोष साटकी दोष पूछता है। कभी कभी एग्जाम में फ्रैकल दोष तथा साटकी दोष में अंतर पूछ लेता है, तो कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि फ्रैकल दोष क्या है, साटकी दोष क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ देता है एक नंबर में कि निम्नलिखित में से फ्रैकल दोष कौन सा दर्शाते हैं, साटकी दोष कौन सा दर्शाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, जिसे आप लोग अनसॉल्व करते हैं, हर एक सेट में यानी हर एक ईयर में किसी न किसी सेट में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सभी लोग देखना, एकाग्रचित होकर देखना। 100% जो मैं यहाँ पे बताऊंगा सब चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और इसी लेक्चर में आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा धैर्यता के साथ में, पेशेंस के साथ में आप सभी लोग देखना। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं सभी को, अगर आपको क्लास का PDF चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, वैसे मैं PDF अपलोड किया हूँ, जो कि नोट्स है वो अपलोड किया हूँ, लेकिन इस क्लास का नोट्स चाहिए आपको, तो मैं आपको एकदम फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। 2-3 जगह मैं देता हूँ। देखिए, या तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर भी मैं PDF डेली क्लास का अपलोड कर देता हूँ। पीछे थोड़ा हमारा 1-2 क्लास में डिस्टर्बेंस हो गई थी, मैं नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन आगे मैं कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं डेली अपलोड कर रहा था। ठीक है, दूसरी बात, या फिर आप लोग इस बेंजीन बैच में ज्वाइन हो जाइए, जो कि सॉलिड है आप सभी के लिए, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। जो नए स्टूडेंट हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा और सभी को बताऊंगा, कहूंगा कि आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर क्या होगा, PDF तो आपको प्राप्त होंगी, लेकिन PDF के साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको टेलीग्राम पर नहीं व्हाट्सएप पे मिलने वाला है, वो है टेस्ट का। क्योंकि देखिए, टेस्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट दिए आप लोग रिवाइज नहीं कर सकते हैं, बिना टेस्ट दिए आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। और इस बेंजीन बैच में मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट लूंगा। कैसे लूंगा, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आप जाएंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन कब, जब 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आपको मैं पढ़ाया, अभी टेस्ट लेने लगूंगा तो चीज़ें आपको याद है, कर लोगे आप आसानी से। लेकिन 2-3 चैप्टर भूलने के बाद, जब 2 चैप्टर पढ़ा दिया, तब चैप्टर नंबर 1 भूल जाएगा आपको, लगभग दिमाग से उतर जाएगी। तब मैं टेस्ट लूँगा तो आप रिवाइज करोगे, थोड़ा मोड़ा ध्यान देके तब देखोगे, तो आपको अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मुझे कब कौन सी चीज़ें कैसे करानी है इतना अनुभव है, मैं आपको करा दूंगा। बस आप मेरे अंगुलियों को पकड़िए, जैसे मैं लेकर चल रहा हूँ, जो जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आँख मूंद कर मेरे पर विश्वास करिए, ट्रस्ट कीजिए, उन चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 चैप्टर। जब आप लोग अनसॉल्व उठाएंगे तो 80% क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ, अगर 10 क्वेश्चन पूछे रहेंगे आपके अनसॉल्व में, तो उसमें से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ जो थोड़ा कम पूछे जाते हैं, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। पढ़ाऊँगा उसे भी, हालांकि उसे भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट उसको भी करा देंगे और इन चीज़ों का रिवीजन करा देंगे। ये मेरा उद्देश्य है। मैं सही हूँ कि नहीं, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो ठीक रहेगा कि नहीं। और साथ में जो डेली डेडिकेशन के साथ में हमसे जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट लिखना और संकल्प लेना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक 90% की तैयारी नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हम आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। चलिए, सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होता है, बिंदु दोष, ये पॉइंट, ये बिंदु दोष क्या होता है, जिसे आप लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हो। क्या कहते हो, पॉइंट डिफेक्ट। क्या होता है बिंदु दोष, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। देखो क्या है, आप अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड के घर या किसी के घर गए, इस तरह से आपका एक कोई भी चीज़ मान लीजिए थाली है, इसमें लड्डू रखे गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये लड्डू रखे गए हैं, ये लाल वाला लड्डू रखा गया है, ये कुछ काला वाला भी लड्डू रखा गया है। ठीक है, ये कुछ आपका लाल वाला लड्डू रखा गया है। ये क्या रखा गया है, लड्डू, वही जो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, वही लड्डू रखा गया है। इसमें से क्या है, मैंने कुछ लड्डू को उठाया, ठीक है, कुछ इसके लड्डू को यहाँ से उठाया, थोड़ा डिफेक्ट कर दिया, कुछ इसके लड्डू में, यानी कुछ इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया, ताकि इसमें कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसके आदर्श व्यवस्था में जो अनियमित है, इसमें से कुछ विचलन कर देते हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं।
चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, मान लीजिए इस लाल वाले को मैंने निकाल दिया बाहर, या इस लाल वाले को उठाया यहाँ पर ला के रख दिया, इस लाल वाले को उठाकर यहाँ पे रख दिया मैंने, इस काले वाले को यहाँ पर कर गए, मैंने कुछ ना कुछ इसमें चेंज में मैं कह दिया। इसी जो चेंज होता है, इसी चेंज को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। अगर बिंदु दोष का आप डिफिनीशन देखना चाहें तो किसे बिंदु दोष कहते हैं, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु या आयनों के आदर्श व्यवस्था में अनियमित अथवा विचलन के कारण उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। अनियमित या विचलन के कारण उत्पन्न दोष, मतलब कोई भी क्रिस्टल है उसमें उसके क्रिस्टल को थोड़ा सा भी हम लोग विचलन करा दें, विचलन मतलब इधर से उधर लेते जाएं, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में उसके आयनित या फिर परमाणुओं को अपने मूल अवस्था से थोड़ा सा विचलन करा दें, थोड़ा सा अनियमित गति करा दें, उससे जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। इससे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी क्रिस्टलीय दोष में, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में उनके अवयवीकरण परमाणु या आयन को, जिससे वह अवयवीकरण मिलकर बना हो, आयन को उसके आदर्श स्थिति से, आदर्श स्थिति मतलब जो पहले का स्थिति था, स्थिति से विचलन करने पर जो त्रुटि उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। फिर से समझिएगा डेफिनेशन को, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण या फिर परमाणु जिससे वह मिलकर बना हुआ, जैसे यहाँ पे लड्डू बना हुआ था मैंने आपको बताया, इसमें उसके आयन को उसके आदर्श स्थिति से विचलन करने पर जो त्रुटि उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। सभी लोग डिफिनीशन लिखो यार, कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो याद होगा। अपने मेरे साथ सभी लोग 2-3 बार रिवाइज करो, बोलो मेरे साथ, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब यह हुआ वह क्रिस्टलीय ठोस जिससे मिलकर बना हुआ है, अवयवी कण के आयन को उसकी आदर्श स्थिति से अगर थोड़ा सा विचलन कर दें तो जो विचलन करने से जो दोष उत्पन्न होता है, जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जरा बोलो मेरे साथ, बिंदु दोष कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। रिपीट करो मेरे साथ यार। जैसे देखिए आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में होते हो तो टीचर क्या करते हैं, बुलवाते हैं, रिपीट करवाते हैं। आप लोग घर में पागलों की तरह बोला करो मेरे साथ, खुलकर बोला करो, ठीक है। देखो बोलो मेरे साथ, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण या परमाणु को उनके मूल अवस्था या आदर्श स्थिति से थोड़ा सा विचलन करने के बाद जो त्रुटि उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। देखिए ये बिंदु दोष जो होता है 3 प्रकार का होता है, घबराइएगा मत, आपको कष्ट नहीं होगा, तीनों प्रकार आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसमें से एक ही प्रकार पढ़ाऊंगा और वो भी इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है बिंदु दोष। पहला क्या होता है, रस समीकरण, पहला क्या होता है, रस समीकरण मितीय दोष, समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा क्या होता है, अरस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। सभी के बारे में मैं बताऊंगा लेकिन लिखवाऊंगा किसी के बारे में नहीं। लास्ट होता है अशुद्धि दोष। समझ लीजिए इसमें तीनों के बारे में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस रस समीकरण मितीय दोष के बारे में। देखिए मैं नोट्स में इसको लिखा नहीं हूँ, नोट्स में इसके बारे में वहाँ पे डिटेल में लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे हल्का समझा देता हूँ आपको। रस समीकरण मितीय दोष में क्या होगा आप समझिएगा, यहाँ से थाली से, ठीक है, यह आपका जो है वही लड्डू वाला थाली है। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रखा था 1 2 3 4 रेड रखा था लड्डू, उसके बाद 4 काला लड्डू रखा था मैंने। कुछ लोग पूछेंगे सर काला लड्डू कहाँ होता है, अरे होता है, सब कुछ होता है, काला रंग डाल दो काला लड्डू मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ होता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या 4 ये लाल लड्डू है और 4 काला लड्डू है, ये 4 लाल लड्डू, कुल मिलाकर इसमें देखा जाए तो 8 लाल लड्डू है और
4 काला लड्डू है। हमने क्या किया यहाँ पर, रस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत इसमें से समान मात्रा में अगर मैंने एक लाल लड्डू उठाया निकाला तो एक काला भी लड्डू निकाल दिया। इससे क्या हुआ, इसका समान मात्रा, एक मिनट यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा और बना हुआ है, एक मिनट थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इसमें फिर से 4 मतलब सब बराबर में है, ठीक है, 4 काला लड्डू। मैंने क्या किया, यहाँ से एक काला और एक लाल उठाकर बाहर निकाल दिया, एक काला और एक लाल, मतलब समान मात्रा में निकालेंगे बाहर, या कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर जो इनका इसमें जो है उपस्थित धनायन तथा ऋणायन का जो अनुपात होता है वह अणुसूत्र के अनुरूप बना होता है, मतलब इसमें चेंजमेंट नहीं होता है। इसमें जैसे धनायन को मान लीजिए, रेड वालों को मान लीजिए आप धनायन अणु है, इसको मैंने लाल लड्डू को माना धनायन, इस काले वाले को माना ऋणायन। अगर पहले इसमें देखिए 4 4 8 ऋणायन थे, 8 धनायन थे और 8 ही ऋणायन थे, यही थे ना पहले स्थिति में। लेकिन जब मैंने इन दोनों को बाहर निकाला तो यहाँ पे 7 धनायन बच गए और 7 ऋणायन बच गए। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसमें भी देखिए, इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 है, यहाँ पर भी धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 है, यानी दोनों में धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 है। यानी रस समीकरण मिति दोष में क्या होता है, इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बना होता है। यही छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपको समझ में आया है, अगर बिल्कुल समझ में आया तो एक बार सभी लोग लाइक कर देना वीडियो को। समझ में आया है तब मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा था आपका, कि इसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों का अनुपात सेम होता है, डिफरेंस नहीं होता है। अगर जितना धनायन होंगे उतना ही ऋणायन होंगे। और स्टार्टिंग से बाद में मैंने यहाँ पर देखिए 2 अणु को निकाला, तब पर भी यहाँ पे धनायन और ऋणायन का अनुपात सेम था। अगर 1 अणु का निकाला था तब पर भी धनायन और ऋणायन एक सेम होंगे। अगर नहीं निकालेंगे तब पर भी धनायन और ऋणायन समान होंगे। और इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष होते हैं, ठीक है। बोलिए बात समझ में आई, रस समीकरण मिति दोष होते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, अब ये रस समीकरण मिति दोष होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आप समझिएगा, ये एग्जाम में पूछता नहीं, बस समझाना मुझे। 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है रिक्ति दोष, दूसरा क्या होता है, अंतरकाशी दोष। एक होता है रिक्ति दोष, दूसरा होता है अंतरकाशी दोष। लिख देता हूं यहाँ पे, रिक्ति दोष, दूसरा होता है अंतरकाशी दोष, ठीक है। एक होता है रिक्ति दोष, दूसरा होता है अंतरकाशी दोष। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना बात को। रिक्ति दोष क्या होता है, रिक्त दोष ये होता है कि इसमें से क्या होता है, ये जो धनायन है, मतलब धनायन रेड लाल वाला लड्डू जो है, देखिए लड्डू से आप लोगों को अच्छा समझ में आता है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे एग्जाम में लड्डू ही मिलने वाला है। इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे ये जो लाल वाला लड्डू है और काला वाला लड्डू, हमने क्या किया, इस थाली से निकालकर अपने पेट के अंदर लेते गया, मतलब खा गया, मतलब यहाँ पे रिक्ति कर दिया। तो इस प्रकार के दोष को रिक्ति दोष कहेंगे, यानी भैया रिक्त स्थान बन जाएगा। सर लेकिन ये अंतरकाशी दोष क्या होता है जरा बताओ, इसमें तो बाहर निकाल दिए, ये अंतरकाशी दोष क्या होता है, कुछ लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे दिमाग में। मैं समझा रहा हूँ, बात इधर समझिएगा। अंतरकाशी दोष में क्या होता है, ये बेचारा जो धनायन वाला लाल वाला लड्डू है ना, इस लाल वाले के साथ में बैठा हुआ है, तो ये क्या कहता है, मेरे भैया मैं लाल वाले में साथ नहीं बैठूंगा, यहाँ से उठता है कहीं यहाँ पे चला आता है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, यहाँ पे चला आता है। ये लाल वाला लड्डू यहाँ पे चला आता है, यहाँ पे चला आता है, यानी क्या इसके अंदर ही इधर उधर चला जाता है। ये जो सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया ना, 4 लाल 4 काला ना, इसके सिस्टमेटिक ढंग को चेंज कर देता है। वहाँ पर 3 ही ऊपर 3 ही लाल बचता है, एक लाल वाला यहाँ पे चला आता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, अंतरकाशी दोष। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, अंतरकाशी दोष कहते हैं। बात समझ में आ रही सभी को। देखिए रिक्ति दोष में क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया है। रिक्ति दोष में क्या, देखिए एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन बेसिक आपको जानना चाहिए। रिक्ति दोष में क्या होता है, ये दोनों निकाले और पेट के अंदर चला गया, यहाँ पे खाली स्थान बन गया। लेकिन अंतरकाशी दोष में क्या होता है, यहाँ से बाहर नहीं जाता, यहाँ से एक कोई निकलता है, बीच में कहीं पर आके चला जाता है। समझ लीजिए गर्मी का समय है, खूब पसीना हो रहा है, एक लाइन में बैठे नहीं है, यहाँ से निकल के कहीं बाहर चले गए, मतलब बीच में यहाँ पे अकेले में आ गए ताकि गर्मी कम लगे। तो इस प्रकार के दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। अब ऐसे पढ़ाई होगी, ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतरकाशी दोष क्या होता है। हो सकता है कोई आपसे रोड पे पूछ ले, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही बड़ी आप सभी चीज़ सीखे हैं। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या आपको यहाँ पर समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो हम
असमीकरण मिति दोष में क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कुछ नहीं होता है असमीकरण मिति दोष में। इसमें क्या होता है, धनान और ऋणान का सेम अनुपात नहीं होता है, धनान और ऋणान का एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है, बस यही होता है। इसके बारे में मत जानिए। अशुद्धि दोष के बारे में समझ लीजिए। अशुद्धि दोष में आप लोग जानते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आप लोग जानते हो ना। इसमें क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग। 3 संयोजी बनाते हैं या 4 संयोजी बनाते हैं? कोई जानता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक के बारे में कोई जानता है? नहीं जानते हो आप लोग, नहीं पढ़े होगे ना। लेकिन चलिए इसको मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, वैसे यहाँ पर भी है लेकिन फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, अशुद्धि दोष में क्या होता है ना, इसी में कुछ और मिला देते हैं लाकर, जिसे ये तो सब कुछ रखा गया है। हम लोग क्या करिए, गरी का बुरादा अच्छा लगने के लिए इन सभी लड्डू को ऊपर ला के डाल दिए, तो क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा ना। तो इस तरह से गरी का बुरादा मिलाने के बाद जो लड्डू बनता है, मतलब कोई अशुद्धि मिलाने के बाद जो लड्डू बनता है उसे क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष बनता है, ठीक है। ये सभी चीजें आपको समझने के लिए थी और एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। अगर प्लीज समझ में आया है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। मैंने बहुत ही बड़ी चीज आपको समझा रखा, ठीक है। अब हेडिंग करिएगा 60 की दोष। 60 की दोष क्या होता है, इस रस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत आता है। क्या होता है, रस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत आता है और एग्जाम में 60 की दोष ही पूछा जाता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। अब हेडिंग करिएगा 60 की दोष, ठीक है। सभी लोग हेडिंग करिएगा 60 की दोष। ठीक है, ये 60 की दोष क्या होता है। सबसे पहले 60 की दोष जो था यह जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा, जर्मन वैज्ञानिक साटकी के द्वारा 1930 में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1930 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। इस दोष में क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, इस दोष में होता क्या है। देखिए इस दोष में क्या होता है, समझिएगा बात को, यहाँ पर समझिएगा। ये इस तरह से मान लीजिए कोई अणु है, ठीक है, इस तरह से बात को समझिएगा, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, इस तरह से क्या है, क्रिस्टल है, क्या मेरे भाई, क्रिस्टल है कोई इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कोई क्रिस्टल है, ये आपका कोई क्रिस्टल बना हुआ है, इस प्रकार का कोई क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें क्या होता है 60 की दोष में, इस प्रकार का कोई क्रिस्टल है जिसमें मान लीजिए ये m प्लस धनायन है, x ऋणायन है, m प्लस धनायन है, x ऋणायन है। इस तरह से बात को समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। समझेंगे तब, नहीं तो फिर हमेशा लेके इधर उधर भागते रहेंगे, कभी नहीं समझ में आएगा। m प्लस x माइनस m प्लस, ठीक है, x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस, इस तरह से बात समझ में आ रही है कुछ आप लोगों को। इस तरह से क्रिस्टल में बने हुए हैं, इसके बीच में मान लीजिए ये ज्वाइन भी है, इस तरह से आपका ज्वाइन भी है, ठीक है। इस तरह से आपका ज्वाइन भी है, हाँ, इस तरह से आपका ज्वाइन भी है, इस तरह से ज्वाइन भी है, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन भी है, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार का कोई क्रिस्टल है आपके सामने, इस प्रकार का कोई क्रिस्टल है आपके सामने। क्या ये क्रिस्टल है आपके सामने। सबसे पहली बात, 60 की दोष जो था 1930 में साटकी के द्वारा खोजा गया था। और इस दोष में देखिए इस प्रकार का कोई क्रिस्टल, इसमें क्या होता है, मैं स्टेटमेंट आपको नहीं लिखा रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ, अपने से देख लेना, मैं PDF में लिखा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें से ये धनायन क्या करता है,
एक ऋणायन को लेता है, यह धनायन एक ऋणायन को लेता है, साथ में लेता है और भाग जाता है, जो कि बहुत ही गलत काम करता है। बात समझना, यह धनायन किसी ऋणायन को, इसकी धनायन को मान लीजिए यह वाला ऋणायन अच्छा लगा, तो इसके साथ मिलकर ये दोनों क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, भाग चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये धनायन द्वारा रिक्ति हो जाता है, ये ऋणायन द्वारा रिक्ति हो जाता है, यानी यहाँ से धनायन और ऋणायन अपने स्थान को रिक्त कर देते हैं। ये धनायन के द्वारा रिक्ति हो जाता है, धनायन के द्वारा रिक्ति, ये धनायन के द्वारा रिक्ति हो जाता है और ये ऋणायन के द्वारा रिक्ति होता है। बात समझ में आई? यह सबसे पहली बात, यह दोष जो था जर्मन वैज्ञानिक सार्ट्रे द्वारा 1930 में खोजा गया था। इस दोष में क्या होता है, क्रिस्टल से समान अनुपात में धना, देखिए कोई भागेगा, कोई लड़का लड़की के साथ भागेगा तो सेम एज का भागेगा ना, ऐसा नहीं कि कोई 20 साल का कोई 10 साल को लेकर भाग गया। बात समझिएगा सभी लोग, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है, समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, इससे आपको एक बड़ी चीज याद हो जाएगी आराम से। इसमें से क्या हुआ, ये धनायन इस ऋणायन को लेकर भाग गया, यहाँ पे खाली स्थान हो गया, यहाँ पे रिक्ति हो गई, तो इस प्रकार का रिक्ति दोष उत्पन्न हो गया। मैंने बताया था रिक्ति दोष में क्या होता है, क्रिस्टल से 2 लड्डू बाहर निकल जाते हैं, वही दोष यहाँ पर हुआ, यहाँ से दोनों खाली हो गए, खाली स्थान हो गया, रिक्ति हो गया, धनायन और ऋणायन साथ मिलकर भाग गए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। तो इस दोष में क्या होता है, बात समझ में आ गई? इसमें समान आकार के धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस दोष को क्या कहते हैं, सार्ट्रे दोष कहते हैं। और ये डिफिनेशन आपको लिखना है। इस दोष में समान आकार के धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर रिक्त स्थान हो जाता है, जिससे रिक्त स्थान हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, सार्ट्रे दोष कहते हैं। बात समझ में आई? बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे मैं लिख डाला हूँ कि इस प्रकार के दोष में क्या होता है, समान आकार के, इस पॉइंट को आप ध्यान देना, कोई भागेगा तो समान आकार को लेकर भागेगा, समान एज के लोग भागेंगे, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, देखिए केवल धनायन नहीं जाता है, जब भी जाता है तो धनायन और ऋणायन को लेकर जाता है, क्रिस्टल से अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण वहां पर एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, सार्ट्रे दोष कहते हैं। इस प्रकार के उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, सार्ट्रे दोष कहते हैं। चौथा पॉइंट समझिएगा क्या है, इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन वे सभी यौगिक ये प्रदर्शित करते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन समान आकार के होते हैं। मैंने आपको समझाया था ना, सेम एज के लोगों को लेकर भागेगा, कोई 20 साल का 10 साल के लोगों लेकर नहीं भागेगा। मैंने बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या होता है, समान आकार के धनायन और ऋणायन होते हैं, दोनों का एज समान होता है, तो समान आकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट चौथा पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, समान आकार के धनायन तथा ऋणायन होते हैं, ऋणायन वाले यौगिक में यह दोष पाया जाता है। किसमें यह दोष पाया जाता है, समान आकार के धनायन तथा ऋणायन वाले यौगिक में पाया जाता है। उन सभी यौगिक में पाया जाता है जिसमें आकार समान हो, यानी समान आकार के धनायन तथा ऋणायन के यौगिक में ही पाया जाता है। जिसमें आकार समान नहीं होंगे उसमें यह दोष नहीं पाया जाता है। तीसरा, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट समझिएगा क्या है, पांचवा पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट यह है आप सभी के लिए कि यह उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक में पाया जाता है। यह दोष क्या होता है, उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक में पाया जाता है, यह दोष किस में पाया जाता है,
उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक में यह दोष उत्पन्न होता है या फिर पाया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, इस दोष में यानी 60 की दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है। क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? घटता है। 60 की दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है। तो ये 6 पॉइंट आप सभी के लिए एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। 7वां पॉइंट में आप सभी लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर इसका क्या एग्जाम्पल, उदाहरण में क्या लिखेंगे आप लोग? ऐसे यौगिक का नाम लिखेंगे जिनका आकार समान है, जैसे NaCl, KCl, KBr, AgBr, इस प्रकार के यौगिक इसमें आएंगे जिनका आकार समान है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 60 की दोष क्या है, इसका एग्जाम्पल सहित व्याख्या कीजिए, तो आप ये लिख देंगे। 60 की दोष में क्या होता है एक बार फिर से समझिएगा। 60 की दोष का खोज जर्मन वैज्ञानिक साटकी के द्वारा 1930 में किया गया था। इसमें क्या होता है? समान आकार के धनान तथा ऋणान अपने स्थान पर एक दूसरे से बातें करके बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, यहाँ पे रिक्ति स्थान बन जाती है। और इस दोष में यहाँ पर वही बात मैं लिखा हूँ, इस दोष में समान आकार के धनान तथा ऋणान अपने क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के उत्पन्न दोष को 60 की दोष कहते हैं। इसमें वे यौगिक दर्शित करते हैं जिनका आकार और दोनों जिसके धनान तथा ऋणान के आकार समान हो, और इसमें उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक भाग लेते हैं, और इसमें क्रिस्टल का घनत्व जो है घटता है। इसमें क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? घटता है। उदाहरण के लिए आप NaCl, KCl, AgBr के ये सब आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं आप सभी के लिए। बोलिए, समझ में आया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। देखिए, फ्रैंकल दोष में सब कुछ इसका विपरीत है। देखिए, फ्रैंकल दोष का जो खोज था जर्मन वैज्ञानिक नहीं, रूसी वैज्ञानिक ने किया था। मैंने यहाँ पे रब करके लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर से देखिए, रूसी वैज्ञानिक ने किया था। रूसी वैज्ञानिक ने किया था किसका? फ्रैंकल दोष। लिख दीजिए यहाँ पे हेडिंग में, फ्रैंकल दोष का खोज। फ्रैंकल दोष का खोज किसने किया था? रूसी वैज्ञानिक ने 1928 में किया था, यानी 2 साल पहले ही कर डाला था। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये जो धनायन और ऋणायन अपने स्थान से गायब नहीं होते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। इसमें धनायन और ऋणायन अपने स्थान से बाहर नहीं जाते हैं। सर कहाँ जाते हैं, जरा बताओ सर, कहाँ रहते हैं? कुछ लोग पूछेंगे ये क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें ये देखिए क्रिस्टल दोष इस तरह से होता है। ये क्रिस्टल है, इसमें धनायन और ऋणायन अपने स्थान से बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो धनायन है बना है क्या? M+ और यहाँ पे X- जो धनायन है अपने स्थान पे बने होते हैं। लेकिन इसमें करते क्या है? यहाँ से ये धनायन, ध्यान देना, इसमें अधिकांशतः धनायन ही बाहर निकलता है। यहाँ से यह धनायन अपने स्थान को छोड़ता है, कहता मेरे भाई गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, और बाहर यहाँ पे खाली स्थान पे M+ यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे थोड़ा ऐश करने लगता है। रातों का समय था, बातें करने लगता है। यानी कि अपने मूल स्थान से उठकर अंतरकाशीय स्थान में आ जाता है, कहीं जगह पे आ जाता है। उसमें क्या हो रहा था? यहाँ से धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ बातें करके बाहर चले जा रहे थे। इसमें क्या होता है? अधिकांशतः धनायन परमाणु क्या होते हैं? अपने खाली स्थान से उठते हैं, उठकर अपने कहाँ चले जाते हैं? सॉरी, अपने स्थान से उठते हैं, खाली स्थान में चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है? इनके स्थान पर क्या हो जाता है? एक रिक्ति बन जाता है। ये धनायन द्वारा, ये जो स्थान है ये धनायन द्वारा खाली किया गया स्थान है। क्या है? धनायन द्वारा खाली या रिक्त स्थान। और ये जो है आपका धनायन का अंतरकाशीय स्थान में, यानी कि यहाँ से धनायन उठकर यहाँ से या अंतरकाशीय स्थान में चला है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? 60 की दोष कहते हैं। तो इसको हम रब कर रहे हैं। 60 की दोष में क्या लिखोगे आप लोग? इस प्रकार के दोष में क्या होता है? धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के दोष में दूसरा लिखेंगे, इस प्रकार के दोष में धनायन अपने स्थान को छोड़कर रिक्त स्थान में चला
जाता है, यानी अपने स्थान को छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है। ठीक है, पुस्तक में अंतरकाशीय स्थान, अंतरकाशीय स्थान में, ठीक है, अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? शाटकी फ्रैकल दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? फ्रैकल दोष कहते हैं। यानी फ्रैकल दोष में क्या होता है? धनायन अपना स्थान छोड़ता है, कहीं खाली स्थान में जाकर चला जाता है, रिक्त स्थान में चला जाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? फ्रैकल दोष कहते हैं। बात करते हैं इसमें जो धनायन तथा ऋणायन का आकार होता है, इसमें क्या होता है? समान नहीं होता है। इसमें धनायन का आकार बहुत ही छोटा होता है। धनायन का आकार क्या होता है? इसमें धनायन का आकार बहुत छोटा होता है तथा ऋणायन का आकार बड़ा होता है। यानी इसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार जो है में काफ़ी अंतर पाया जाता है। धनायन तथा ऋणायन के आकार में काफ़ी अंतर पाया जाता है। धनायन तथा ऋणायन के आकार में क्या होता है? काफ़ी अंतर पाया जाता है। धनायन का आकार काफ़ी छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। इस प्रकार के दोष में उच्च समन्वय संख्या के लोग नहीं प्रदर्शित करते हैं। यह दोष जो है निम्न समन्वय संख्या के यौगिक दर्शित करते हैं। जो शाटकी दोष होता है, यानी जो फ्रैकल दोष होता है, फ्रैकल दोष जो होता है, यह फ्रैकल दोष होता है क्रिस्टल के घनत्व जो है, क्रिस्टल का घनत्व जो होता है इसमें अपरिवर्तित होता है। क्यों अपरिवर्तित होता है सर? अपरिवर्तित होता है, इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि देखिए उस दोष में क्या हो रहा था, एक धनायन एक ऋणायन मिलकर बाहर चले जा रहे थे, जिसके वजह से वहाँ पर खाली जगह बन जाता था, जिसके वजह से वहाँ पर घनत्व में परिवर्तन आता था। इसमें क्या होता है, ये धनायन अपने स्थान से निकलता है, क्रिस्टल में ही किसी खाली जगह पर चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। जितना पहले धनायन का द्रव्यमान था, ऋणायन का द्रव्यमान था, यानी अणुओं का आयनों का द्रव्यमान था, उतना बाद में भी बना रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें क्या होता है, एग्जाम्पल में वही यौगिक लिखेंगे जिसके धनायन और ऋणायन में काफ़ी अंतर होते हैं। जैसे में ZnS, AgCl, AgBr, KBr, ZnS, AgCl, AgBr, AgBr और AgI, आप AgI लिख सकते हैं, AgI लिख सकते हैं। यानी ZnS, AgCl, AgBr, AgI। यहाँ पे नोट में लिखिएगा आप सभी लोग, नोट कि AgBr जो होता है यह फ्रैकल तथा शाटकी दोनों दोष उत्पन्न करता है। फ्रैकल तथा शाटकी दोनों दोष उत्पन्न करता है। कौन? AgBr। तो हमने क्या समझा, क्या सीखा? यहाँ पे मैंने फ्रैकल तथा शाटकी दोष के बारे में जाना, दोनों के बारे में एक एक पॉइंट अलग अलग डाला। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्रैकल तथा शाटकी दोष में अंतर क्या होता है। अंतर वही होता है, इसमें क्या होता है, शाटकी दोष में धनायन तथा ऋणायन का आकार में काफ़ी अंतर होता है, सॉरी फ्रैकल दोष में, तो शाटकी दोष में दोनों का समान होता है। उसमें उच्च समन्वय संख्या की यौगिक प्रदर्शित करते हैं या निम्न समन्वय संख्या का यौगिक प्रदर्शित करता है। उसमें घनत्व तो क्या था, घटता था, इसमें अपरिवर्तित रहता है। उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है, डेफिनेशन भी समझ में आ गया। तो गाइस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और मैं अब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी चीज़ें मैं छोड़ा हूँ, लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है, कराऊंगा उसे भी, लेकिन पहले थोड़ा सेकेंड चैप्टर के भी थोड़ा कुछ चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दूँ, नहीं तो समय बहुत ही कम बचा है। जुलाई आ गया आप सभी के लिए, ठीक है, बहुत ही कम समय बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट वीक यानी सोमवार से चलेंगी। थैंक यू।